ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले भर की सीमाएं सील की गई है, लेकिन फसल कटाई के लिए पंजाब से आने वाली कंबाइन मशीनों को परमिशन की बाध्यता से मुक्त रखा है। श्रीगंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब पर स्थित साधुवाली नाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए श्रीगंगानगर की बात की जाए तो जिला पुलिस ने पूरे बॉर्डर को सील किया हुआ है। इस टाइम हम श्रीगंगानगर के पंजाब से लगते हुए बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिसको साधु वाली पोस्ट कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर पर स्टेट पुलिस ने बाकायदा अपना नाका लगाया हुआ है और किस तरह से वो वाहनों की चेकिंग करने के बाद में पूरी तसल्ली के बाद में ही इनको अलाउ किया जा रहा है। लेकिन साथ में केवल 2 ही लोगों को इन्होंने अलाउ किया है। हालांकि जब ये कंबाइंस पंजाब से श्रीगंगानगर जिले में प्रवेश करती हैं तो इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाती है, ताकि किसी भी व्यक्ति में यदि कोई कोरोना से संबंधित लक्षण है तो उनको डिटेन किया जा सके और उनको उचित इलाज किया जा सके। इस दौरान हम बात करना चाहेंगे कुछ पुलिस अधिकारियों से कि उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और किस तरह से वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जी, क्या क्या मैनेज हो रहा है सर यहाँ पर, क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ बाहर बॉर्डर पंजाब की तरफ से आने वाले हैं और बॉर्डर सील कर रखा है, न तो अंदर से जाने दे रहे हैं न बाहर आने दे। जिनके पास वैध परमिशन है उनकी परमिशन चेक करके और उनका कारण जानकर आवश्यक होने पर ही बाहर या अंदर होने दे रहे। कंबाइन को लेकर के कंबाइन के अंदर बाहर जाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। वो कृषि कार्य के लिए लगे हुए, उनके लिए मंजूरी है, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। 2 आदमी कंबाइन के साथ है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। कोरोना की जंग में क्या पुलिस वाले, क्या डॉक्टर सभी समय कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हां, श्रीगंगानगर में एक दंपति घर पर फेस कवर बनाकर लोगों को बांट रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। वहीं जयपुर, कोटा, भिलवाड़ा में लोगों को राशन भी दिया जा रहा है। अलवर में तो किसान के माथे पर फसल बेचने की चिंता है। चलिए, प्रदेश की 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वॉरियर्स हर जिले में जाकर के मदद कर रहे हैं। भरतपुर, अजमेर, टोंक और श्रीगंगानगर में मैदान में डटे हैं। भरतपुर में योद्धा बेजुबानों के लिए खाना बना रहे हैं, तो वहीं अजमेर में आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ वॉरियर्स बनकर खाना खिला रहे हैं। टोंक में लोग वॉरियर्स का फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, गहलोत सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। बकायदा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं। लेकिन यहां पर ऐसे भी लोग फोन कर रहे हैं जिनके घर अभी भी राशन है। शिकायत मिलने पर उदयपुर के एकलव्य कॉलोनी जिला प्रशासन के निर्देश पर एक टीम इन घरों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। जांच के दौरान इन घरों से 5 से 15 दिन तक की खाद्य सामग्री मिली। किसी के पास तो 3 महीने का आटा रखा मिला, एक घर से तो घी का डिब्बा भी मिला। हालांकि लोग लगातार कंट्रोल रूम में फोन कर रहे थे। उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार सज्जनगढ़ रोड स्थित ओड बस्ती, पीपली चौक, मस्तान बाबा दरगाह के आसपास करीबन 13 से 15 मकानों की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि उनके वहां पर्याप्त सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। लॉकडाउन में भी कोटा की टीम जीवनदाता का जज्बा देखते ही बन रहा है। जी हां, दरअसल टीम जीवनदाता जरूरतमंदों को ब्लड डोनर उपलब्ध कराता है। लॉकडाउन में ये टीम सोशल मीडिया के जरिए मदद कर रहे हैं। ये सच्चे कोरोना योद्धा तमाम परेशानियों के बाद भी अस्पतालों में और ब्लड बैंकों में किसी भी वक्त पहुंचकर मानवता का परिचय दे रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। कोरोना योद्धा जरूरत की चीज़ें ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं और अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोटा की जीवनदाता टीम भी अहम कड़ी निभा रही है। ये वो टीम है जो ज़रूरतमंदों को ब्लड मुहैया करवाती है। आम दिनों में भी ये टीम एक्टिव रहती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। जी बुनेश जी, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनौती डबल है, लॉकडाउन भी है और ब्लड की कमी भी लगातार होती जा रही है, कई सारी रिक्वायरमेंट आती है। इस रिक्वायरमेंट को चूँकि ये एक परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है और इस परेशानी से सभी लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम जीवनदाता ने एक लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य ये है कि हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के एक प्रेरणा से घर घर गए, अपनी एक मोबाइल वैन जो कि ब्लड बैंक से मुहैया कराई गई है,
उस मोबाइल वैन को लेकर के गए और एक जीवनदाता आपके द्वार नाम से एक अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत हमने कोशिश की कि जो व्यक्ति इंसानियत का जज्बा है जिसके अंदर, हमने सोशल मीडिया को उपयोग में लिया। सोशल मीडिया से हमने लगातार मैसेज जारी किए। मैसेज जारी करने से हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए, अलग क्षेत्र के अलग इलाकों से फ़ोन आए और हम लोगों ने वहाँ जाकर के उनका रक्तदान प्राप्त किया। आप लोग अपनी सुरक्षा किस तरह से कर रहे हैं? हम मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइज़र साथ में लेके जाते हैं, उसके बाद सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी की जो गाइडलाइन है उसको कहीं भी हम इस पुनीत कार्य में खेद ना पहुंचाएं। और हमारा पूरी कोशिश रहती है कि जो जिसको ब्लड की आवश्यकता है उसकी समय पे ब्लड की आवश्यकता पूरी करके उसकी जान बचाई जाए। आप लोग लगातार जुटे हुए हैं, घर वालों का भी कुछ होता होगा, घर वाले किस तरह से, पड़ोसी किस तरह से आप लोगों से बिहेवियर करते हैं? घर वाले बहुत मुश्किल से घर से निकलने देते हैं, लेकिन हम लोग समझाते हैं घर पे कि ये समाज सेवा का काम है और किसी की जान बचती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जाना जरूरी है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और यूथ कांग्रेस चुनाव में उलटफेर के बाद मुझे घमासान की बात करते हैं। यूथ कांग्रेस के संगठन चुनावों में हैकिंग का मुद्दा सामने आने और इसके बाद में सुमित भगासरा की जगह मुकेश भाकर को प्रदेशाध्यक्ष पद पर विजेता घोषित करने के बाद गुटबाजी तेज हुई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस मामले में कई खेमों में बंट चुके हैं। नए प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भाकर ने सुमित भगासरा पर हैकिंग करवाकर गलत तरीके से वोट अपने पक्ष में करने का आरोप जड़ा, तो वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष बने अमरदीन फकीर ने भी मुकेश भाकर को विजेता घोषित करने पर सवाल उठाया है। अमरदीन फकीर ने यहां तक कह दिया कि इन चुनावों से युवाओं का विश्वास उठ चुका है, नया रिजल्ट कोरोना के चलते वापस लेना चाहिए। पहली बार चुनाव स्टार्ट हुआ तो उसमें हैकिंग की जो पहले ही मैंने शिकायत चलते चुनाव से पहले भी इलेक्शन कमीशन को, राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रभारी है उनको मैंने दे दी थी कि इस तरीके से कुछ लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको हैक करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने शिकायत दी, उस पर पूरी यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम है, उन्होंने उस चुनाव के रिजल्ट को ऑडिट करवाया, FSL करवाई कि हम लोग वो भी ये चाह रहे थे कि हम भी संतुष्ट होना चाह रहे हैं। अगर इस चुनाव प्रक्रिया में खामियां है या ये चुनाव प्रभावित मैनिपुलेट हो सकता है तो हम इसको बंद करेंगे। इस चुनाव परिणाम की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह मुझे लगता है यूथ कांग्रेस का जो प्रयोग किया गया राजस्थान के अंदर ऑनलाइन चुनाव करवाने का पूरे भारत के अंदर पहली बार, ये पूरी तरह फैल रहा है और इस चुनाव प्रक्रिया का खामियाजा हम उम्मीदवारों को या फिर कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। जो चुनाव परिणामों की घोषणा की गई इसमें मैं समझता हूँ कि जो घोषणा है वो सही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने राजस्थान के लिए चुनाव घोषणा की थी, उस समय भी कुछ लोगों ने इसमें असहमति जारी की थी, उस समय मैंने विरोध नहीं किया था। लेकिन आज जो घोषणा की इन्होंने उसमें मैं पूरी असहमति जारी करता हूं, क्योंकि उस समय मुझे 3rd नंबर पे इन्होंने किया था, आज जो परिणाम है वो कुछ अलग है। दौसा में कोरोना संकट के दौरान नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर भोले भाले लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी क्रम में जब सिकराय SDM को झोला छाप डॉक्टरों के बारे में पता चला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर 2 डॉक्टरों को दबोच लिया। हालांकि दोनों डॉक्टरों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की। इसी दौरान एक बेहोश होकर गिर गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया और जमकर पिटाई की और उसके बाद में थाने लेकर गई। आरोपी डॉक्टर पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। ये 2 दुकानें खोल के बैठे हुए थे और मैंने उनको बंद करवाया। उसको BCMO साहब को और पुलिस को बुला करके उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उनके खिलाफ की जाएगी। और चलिए बात नकली पर नकेल की करते हैं। अलवर के NEP थाना पुलिस ने अलवर के ब्रांडेड गुटखा बनाने वाली कंपनी के नाम से नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से मशीन, कच्चा पक्का माल भी बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि ब्रांडेड कंपनी का नकली गुटखा बना बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि प्रदेश में पहले से ही गुटखा के खरीद बिक्री पर पहले से रोक है। अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसको बाकायदा वहाँ पर फोटोग्राफी कराई गई, उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और तुरंत मुकदमा दर्ज कर आज इसी क्रम में
एनईबी की डीएसटी टीम और एनईबी के गोपनीय टीम के द्वारा 2 मुख्य आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी जिसके मकान में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उसको अभी दस्तयाब किया जाना शेष है, जिसको हम शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे। और चलिए बात सिरोही की, जहां पर एक ही परिवार की 4 महिलाओं की खुदकुशी की खबर है। सामूहिक खुदकुशी की खबर से इलाके में हड़कंप मचा। मामला सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाडोली गांव का है। जानकारी के मुताबिक ही परिवार की 4 महिलाओं ने जहर पिया, जिससे 3 बहनों की मौत हुई। तो वहीं विवाहिता भाभी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घरेलू कारणों के चलते सामूहिक खुदकुशी हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोटा में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 45 पेटी अवैध शराब बरामद की है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस को खबर मिली थी कि 3 लोग शहर में अवैध शराब बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रहलाद, मोहन और दिनेश को गिरफ्तार किया है। खबर कोटा से, जहां पर अवैध शराब विक्रेता गिरफ्तार हुए और कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन से आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 45 पेटी अवैध शराब बरामद की है। कोरोना को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुंबई से रिलायंस इंडस्ट्रीज की डॉक्टर ज्योति कुमार हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम दीक्षा है, मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहती हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि सैनिटाइजर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना क्या सेफ है? मेरा नाम संचेता चतुर्वेदी है और मैं जानना चाह रही थी क्या सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है? मेरा नाम परमिंदर है, जिला होशियारपुर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं है? मैं उदय बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल करना नुकसानदायक है? मैं मंजुलता पांडे जालौर से बोल रही हूँ। क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल नुकसानदेह है? मैं अपर्णा तिवारी नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का उपयोग करना नुकसानदेह है? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक है या हम लोग के लिए खराब है? सैनिटाइजर अल्कोहल 70% अल्कोहल से बनाया हुआ चीज़ है और जितना हो सके उसको हम कम यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। खाली इमरजेंसी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी या साबुन की सुविधा ना हो, जैसे कि हम बाहर सफ़र कर रहे हों, गाड़ी में जा रहे हों और हमारे पास पानी या साबुन मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे कि मेडिकल के लोग जो हैं मरीज़ को देखते रहते हैं, बार बार पानी और साबुन इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है, तो हर पेशेंट का जांच या छूने के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करना ठीक रहेगा। सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल मिला हुआ रहता है, तो ये अल्कोहल जो है चमड़ी में जो चर्बी रहती है वो चर्बी को हटा देती है। उसी तरह वायरस जो कीटाणु है तो उसके बाहरी हिस्से में चर्बी रहती है, उस चर्बी को पिघलाने के लिए ये सैनिटाइज़र काम करता है। जैसे साबुन और पानी यूज़ करते हैं उसी को पिघलाने के लिए, तो इस तरह वायरस का नाश हो जाता है या जल्दी से वायरस डिजेनरेट हो जाता है। तो ओवर यूज़ करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना सैनिटाइज़र का हमारे लिए, हमारी चमड़ी के लिए भी धोखादायक है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक